वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट विज्ञान। और जैसा कि हमने आपसे बताया था कि हम आपके लिए कुछ रियल एस्टेट की क्लासेस लेके आएंगे। ये क्लासेस उन लोगों को हेल्प करेगी जो रियल एस्टेट में अपना करियर बनाना चाहते हैं। कुछ टिप्स आपको दिए जाएंगे, कुछ नॉलेज आप यहाँ गेन करेंगे और डेफिनेटली इन नॉलेज को, इन टिप्स को अप्लाई करके आप आने वाले टाइम के अंदर काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं उन सभी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने इस यूट्यूब चैनल को लाइक किया और आपकी काफ़ी सपोर्ट हमें मिल रही है और काफ़ी सुझाव हमें मिल पा रहे हैं किस तरीके से हम इसको आगे बढ़ाएं। आज का जो टॉपिक है, उस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूं कि मैं यूपी एरिया से रजिस्टर्ड हूं। मैं नोएडा एरिया में वर्किंग कर रहा हूं रियल एस्टेट के अंदर काफ़ी टाइम से, और मैं किसी को भी गाइडेंस देने के लिए या फिर किसी को भी कोई भी टिप देने के लिए लीगली अपॉइंटेड हूँ फ्रॉम यूपी एरिया। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लासेस से। तो आज की जो पहली क्लास है हमारी, इसमें आप जो टर्म है रियल एस्टेट, उसके बारे में आप जानेंगे कि एक्चुअली में रियल एस्टेट है क्या। तो चलते हैं सीधा क्लासरूम की ओर। तो रियल एस्टेट विज्ञान की क्लासरूम में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक बोर्ड है, यहाँ पर मैं आपको रियल एस्टेट विज्ञान की चैप्टर 1 की कुछ जानकारियाँ दूंगा। इसी तरीके से आप ईच एंड एवरी स्टेप्स को नोट डाउन करके अपना रियल एस्टेट करियर शुरुआत कर सकते हैं। तो जो हमारा आज का चैप्टर है उसका नाम है रियल एस्टेट। मैं आज आपके सामने रियल एस्टेट के बारे में कुछ रियल एस्टेट टर्म के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। जो वर्ड रियल एस्टेट है ये बेसिकली 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। इसका पहला जो मीनिंग है वो है रियल यानी कि वास्तविक, और जो दूसरा वर्ड है उसका मतलब है एस्टेट यानी कि वो रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। तो ये 2 वर्ड्स मिलकर रियल एस्टेट बना हुआ है। अब हम जानेंगे कि रियल एस्टेट एक्चुअली में वर्क कैसे करता है, इसके फंक्शंस क्या हैं। तो उसको समझने के लिए एक स्क्वायर को ले लेते हैं। एक स्क्वायर शेप आपके सामने आ रहा होगा स्क्रीन पे, ब्लैक बोर्ड पे। तो इसको आप देखेंगे तो स्क्वायर जो शेप है इसकी एक सर्टेन लिमिट है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप देखते हैं कि कोई कंट्री है या फिर उसकी भी एक लिमिट होती है, या फिर कोई स्टेट है, कोई डिस्ट्रिक्ट है, तो हर एक लैंड की, हर एक पर्टिकुलर लैंड की एक लिमिट होती है। कुछ भी फंक्शंस उसके अंदर होती हैं तो वो विदिन उसी लैंड के अंदर होनी चाहिए। तो इसी तरीके से मान लीजिए एक पीस ऑफ लैंड है, इस लैंड की अपनी एक लिमिट है और इस लिमिट के अंदर ही कुछ कोर फंक्शंस होते हैं रियल एस्टेट के। मान लिया ए इस लैंड का कोई एक ओनर है, बी कोई इस लैंड को परचेज करना चाहता है, और सी कोई जो ओनर, इसका एग्जिस्टिंग जो ओनर है वो इसको लीज आउट करना चाहता है या फिर उसको रेंट पे चढ़ाना चाहता है। तो जब पर्टिकुलर ओनर इस बी को ये लैंड सेल करेगा तो एक फंक्शनिंग आ गई सेल की, या फिर आप मान के चलें जो बी है वो ए से परचेज कर रहा है तो एक फंक्शनिंग आ गई परचेज की। और एग्जिस्टिंग जो ओनर है अगर वो उसको लीज आउट करने के लिए इस लैंड को किसी को देता है तो इसकी जो तीसरी फंक्शनिंग आ गई वो है लीज आउट की या फिर रेंट आउट की। रियल एस्टेट में बायर और सेलर के अलावा एजेंट्स या ब्रोकर्स का भी एक अहम रोल होता है। बायर्स और सेलर्स के बीच में ट्रांजैक्शन करने का वर्क मेनली रियल एस्टेट एजेंट करता है। एजेंट्स, ब्रोकर्स वो इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल्स हैं जो एक फैसिलिटेटर की भूमिका निभाते हैं। दे आर अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग बायर एंड सेलर टुगेदर। ट्रांजैक्शन या डील कंप्लीट होने पर उस ब्रोकर को एक सर्टेन कमीशन या ब्रोकरेज भी दी जाती है। इन फैसिलिटेटर्स को वर्क करने या एडवाइस देने के लिए अरेरा से रजिस्टर्ड या अप्रूव होना ज़रूरी होता है। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह से लोकल गवर्नमेंट रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। चाहे किसी भी प्रोजेक्ट को एजेंट को लाइसेंस देना हो, या किसी प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए बिल्डर्स को लैंड प्रोवाइड कराना हो, या प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड कराना हो, ये काम उस पर्टिकुलर एरियाज के लोकल गवर्नमेंट का है। एग्जाम्पल के तौर पर नोएडा में नोएडा अथॉरिटी यहाँ की लीज होल्ड प्रॉपर्टीज़ को रेगुलेट करती है, और रजिस्ट्रार ऑफिस में प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड किया जाता है। तो स्टेट गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव उस स्टेट या सिटी या डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल रिसोर्सेज को इफेक्टिव तरीके से डेवलप करके एलोकेट करना होता है। अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह से रियल एस्टेट में जो कोर फंक्शंस होते हैं यानी सेल, परचेज और रेंटिंग, इनको इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा का क्या रोल है। यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे मेनली होम बायर के हित को ध्यान में रखते हुए 2016 में इंडियन पार्लियामेंट से पास किया गया था। मैं रेरा को कुछ एग्जांपल्स के साथ समझाना चाहता हूँ। जैसे जितने भी बैंक्स हैं
उसको रेगुलेट करने का काम आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। आईआरडीए यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी सारी इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करती है। उसी तरह से रेरा भी बायर्स एंड बिल्डर्स को इफेक्टिव तरह से फंक्शन करने में हेल्प करता है। साथ साथ इन्वेस्टमेंट सेक्टर को बूस्ट करने में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। अब मैं बताता हूं कि कौन कौन से सेक्टर्स रियल एस्टेट के अंदर आते हैं जिनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये 3 फंक्शंस यानी सेल, परचेज और रेंटिंग रियल एस्टेट में किन किन सेक्टर्स पर मेनली वर्क करते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर को हम मेनली 6 सेक्टर में डिवाइड करते हैं, जिसमें रेजिडेंशियल सेक्टर्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर, कमर्शियल सेक्टर, इंस्टीट्यूशनल सेक्टर, रिक्रिएशनल सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर्स शामिल हैं। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं रेजिडेंशियल सेक्टर की। दोस्तों, ये वो सेक्टर है जो हमें रहने के लिए घर प्रोवाइड करता है। रेजिडेंशियल सेक्टर फोकस करता है बाइंग और सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टीज यूज्ड एज होम फॉर नॉन प्रोफेशनल पर्पसेस। इस सेक्टर के अंदर सिंगल फैमिली होम्स, अपार्टमेंट्स और कुछ प्लान्ड यूनिट्स डेवलपमेंट्स आती हैं। पिछले कुछ सालों से ये सेक्टर स्टडीली ग्रो कर रहा है। अब आपको बताते हैं कि रेजिडेंशियल सेक्टर को किन किन सेगमेंट्स में क्लासिफाइड किया जा सकता है। इस सेक्टर को मेनली 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया जा सकता है। पहला है प्लॉट्स और इंडिपेंडेंट हाउसेस और दूसरा है अपार्टमेंट्स। प्लॉट्स बेसिकली एक रेजिडेंशियल लैंड है जिसमें हम अपना इंडिपेंडेंट हाउस, कोठी, विला, बंगलो बनाकर रह सकते हैं। इसमें ज़मीन और कंस्ट्रक्शन की ओनरशिप हमारी होती है। इसके बिल्कुल विपरीत अपार्टमेंट्स में आपको अपना जड़ समेत मकान नहीं मिलता। बेसिकली अपार्टमेंट्स में हाई राइज अपार्टमेंट्स, बिल्डर फ्लोर्स सेगमेंट्स आते हैं, जिसमें आपको रहने के लिए एक फ्लोर मिलता है। नोएडा में आपको अपार्टमेंट्स में लग्जरी फैसिलिटीज़ जैसे क्लब, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा भी मिलते हैं। आइए अब हम अपने दूसरे सेक्टर की ओर बढ़ते हैं। ये है इंडस्ट्रियल सेक्टर। किसी भी प्लेस की डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर का एक अहम रोल होता है। क्योंकि मैं नोएडा रियल एस्टेट में काम करता हूं, तो आपको नोएडा का ही एग्जांपल देता हूं। नोएडा की फुल फॉर्म है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसमें इंडस्ट्रियल वर्ड का बहुत बड़ा मीनिंग है। नोएडा एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन का एक पार्ट है। नोएडा को अप्रैल 1976 में मेनली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बसाने के लिए शुरू किया गया था। आज यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 10 लाख के आसपास है। इंडस्ट्रीज की वजह से माइग्रेशन बढ़ता है और बाकी सेक्टर्स बहुत तेजी से बढ़ते हैं और इकोनॉमी बूस्ट करती है। इसमें माइक्रो, स्मॉल, मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज शामिल होती हैं। इंडस्ट्रीज के रोल को और बेहतर तरीके से हम आने वाले सीरीज में आपको बताएंगे। अब हम बढ़ते हैं रियल एस्टेट में आने वाले तीसरे सेक्टर की ओर, जिसे कहते हैं कमर्शियल सेक्टर। कमर्शियल सेक्टर का रेजिडेंशियल सेक्टर के बाद अपना एक बहुत अहम रोल है। ये सेक्टर सिर्फ आपको ज़रूरत की चीज़ें ही उपलब्ध नहीं कराता, बल्कि ये आपको एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी को भी स्टेबिलिटी देता है। कमर्शियल सेक्टर्स को हम कई सेगमेंट्स में डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें स्मॉल शॉप्स, शोरूम्स, मॉल्स, हाइपर मार्केट्स, हाई स्ट्रीट मार्केट्स, प्लाजाज, होटल, बैंकेट हॉल, अम्यूजमेंट पार्क्स एक्सेट्रा आते हैं। ये सेक्टर आपको इन्वेस्टमेंट पर्पज से एक रेंटल इनकम भी प्रोवाइड करता है। सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट के लिए कमर्शियल सेक्टर को हम सबसे ऊपर रखते हैं। अब बताते हैं आपको हमारे फोर्थ सेक्टर के बारे में, जिसे कहते हैं इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स। बेसिकली एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए इस पार्ट को कुछ सालों से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। इनमें स्कूल्स, कॉलेजेस और कई शैक्षणिक संस्थान और ट्रेनिंग सेंटर्स आते हैं। किसी भी जगह की ग्रोथ में एजुकेशन सेक्टर का अपना एक अहम पार्ट है। दोस्तों, रियल एस्टेट का जो 5वां सेक्टर है वो रिलेटेड है एंटरटेनमेंट और आर्ट से। इसे हम रिक्रिएशनल सेक्टर भी कहते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं एक्सपो सेंटर्स, अम्यूजमेंट पार्क्स, म्यूजियम्स और कुछ बड़े पार्क्स जहां आप एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर प्रगति मैदान दिल्ली में एक रिक्रिएशनल स्पेस है, जहां हर साल आपको एग्जीबिशंस देखने को मिलती हैं।
या दिल्ली में साइंस म्यूजियम इसका एक बेटर एग्जाम्पल है। रियल एस्टेट का 6 सेक्टर लैंड प्रोवाइड करने और हमें फूड प्रोवाइड करने के लिहाज से एक प्राइमरी सेक्टर है। इस सेक्टर में आने वाली लैंड को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है एग्रीकल्चरल लैंड, दूसरा है रेजिडेंशियल लैंड यानी आबादी क्षेत्र, और तीसरा है लाल डोरा जमीन यानी रेड टेप प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल लैंड के बारे में। दोस्तों, एग्रीकल्चरल लैंड पर किसान अपनी फसल उगाता है और खेती करता है। इस भूमि को हम खादर भूमि भी कहते हैं, और जो भूमि खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती उसे हम बांगर भूमि कहते हैं। दूसरा है आबादी क्षेत्र, जिसे हम नोएडा में फ्री होल्ड लैंड भी कहते हैं। फ्यूचर में हम एक वीडियो फ्री होल्ड लैंड और लीज होल्ड लैंड के बारे में भी बनाएंगे। तो आबादी क्षेत्र किसानों को रहने के लिए आवास देता है, जहां वो अपने घर बनाकर रहते हैं। यह भी रेजिडेंशियल सेक्टर का एक भाग है। इस सेक्टर को रेगुलेट वहां की ग्राम पंचायत करती है। दोस्तों, लाल डोरा जमीन यानी रेड टेप प्रॉपर्टी भी रूरल एरियाज में आती है। लाल डोरा सिस्टम को अंग्रेजों ने सन 1908 में बनाया था। उस समय रेवेन्यू रिकॉर्ड रखने के लिए, खेतीबाड़ी की ज़मीन के साथ गांव की आबादी को अलग अलग दिखाने के लिए आबादी के बाहर लाल लाइन खींच दी जाती थी, जिसके तहत आने वाली ज़मीन लाल डोरा कहलाने लगी। यहाँ किसान अपने पशुओं को या खेती से जुड़े उपकरणों को भी रखने लगे। आज के दौर में इस भूमि को रेजिडेंशियल लैंड मान लिया जाता है। हमारी आज की क्लासरूम आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिएगा। आपके सुझाव हमें मान्य होंगे, उस पर हम लोग वर्क करेंगे और इस तरीके की और बेनिफिशियल वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सुझाव देते रहें और रियल एस्टेट विज्ञान को यूं ही देखते रहें। इससे और बेनिफिट्स आप उठाते रहें। इसी तरह की वीडियोस हम लोग और लेके आएंगे। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नाम है व्हाट इज़ लीज होल्ड प्रॉपर्टी एंड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। तो जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।